प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में जुड़ चुके हैं आप अरुणेश कुमार के साथ। कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं एक बार आएं और एक फिर से हम पेपर लेके आ गए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी का। देखिए तमाम पेपर्स तमाम स्कूलों में हो रहे हैं और तमाम बच्चे मुझे भेज रहे हैं तो मैं उनको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कि कोई सेट आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए और हाँ ये तो बिल्कुल पक्का ही हो जाएगा। अगर आप 4-6 सेट हमारे पढ़ लेते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के तो मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि अगर आपके यहाँ कॉलेज में कहीं से पेपर मंगाए जाते हैं कहीं अन्य जगह से तो वो यहीं से आ जाएंगे। लेकिन आप 5-6 सेट पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये जो सेट मैं पढ़ा रहा हूँ यही आपके कॉलेज में आ जाए, लेकिन जो है 2-3 सेट अगर आप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा सेम। और यहाँ से ये है, ये तो पक्का है कि आपका 50% 40 से 50% आपके क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए OMR शीट बेस्ड ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। चलिए, तो ये प्रश्न पत्र जैसा कहा गया 2 खंडों में विभाजित है, आ और बा। आ में आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न OMR वाले मिलेंगे, 50 अंक के खंड बा में मिलेंगे। तो सब कर लेते हैं, पहले खंड आ करते हैं। शुक्ल युग का नामकरण किस लेखक के नाम पर किया? सबसे पहले उस बच्चे का धन्यवाद है जिसने हमें ये पेपर भेजा है। और फिर देखिएगा शुक्ल युग का नामकरण, कुछ बच्चों का फीडबैक तो ऐसा भी आया है कि सर आपने जो पेपर कराया मेरा सेम उसी से क्वेश्चंस आया। ठीक है, तो आपके कॉलेज में क्या है, किस हिसाब से पेपर आएगा, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। शुक्ल युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा था। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? तो शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं डॉक्टर नगेंद्र प्रेमघन या फिर बाबू गुलाब राय, इनमें से कौन है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा नाम आता है रामचंद्र शुक्ल के बाद बाबू गुलाब राय का। तो यहाँ पर गा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न से पहले हम एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, अगर आपको पेपर्स की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। और ये modelpaper.info एक वेबसाइट है जो कि UP MSP के जितने भी बेस्ड पेपर हैं, यानी UP बोर्ड पे चाहे वो प्री बोर्ड हों चाहे वे अर्धवार्षिक हों, इस समय अर्धवार्षिक की PDF लगातार आपको मिलती रहेंगी। ढेर सारी PDF आपको आपके UP बोर्ड की जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं ढेर सारी PDF मिल जाएंगी। कैसे मिलनी है यहाँ पे एक बार हम इसको थोड़ा सा मैं इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप modelpaper.info यहाँ पर सर्च करते हैं, आप मोबाइल में 3 डॉट्स पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए। डेस्कटॉप मोड में बहुत अच्छा खुलता है परफॉर्मेंस। फिर आप सर्च बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मॉडल पेपर पहले ही .info ये वेबसाइट दिख जाएगी। और इस वेबसाइट पे आप जा करके यहाँ देखेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ होम पेज, यहाँ न जाने क्या क्या सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ UP बोर्ड मॉडल पेपर 2023 के लिए देखिए यहाँ पर क्लास 9 क्लास 10। तो यहाँ पर क्लास 10 के लिए अगर आपको मॉडल पेपर्स वार्षिक परीक्षा के देखने हैं तो क्लास 10 मॉडल पेपर PDF यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको पेपर दिख जाएगा कि कैसा आएगा आपको पेपर। ये पूरा फार्मूला यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि पेपर कैसा आएगा। ठीक है, और अगर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा की PDF डाउनलोड करनी है तो थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लास 9 हाफ अर्ली, क्लास 10 हाफ अर्ली। तो यहाँ पर क्लास 10 के हाफ अर्ली चाहिए। तो जैसे कि आप मान लो आपको सामाजिक का चाहिए या हिंदी का चाहिए, तो यहाँ पर हिंदी पर क्लिक कर लेंगे आप। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पोस्ट खुल करके आ जाएगी। जैसे ये पोस्ट खुल करके आ गई है तो आप यहाँ नीचे जाएंगे, नीचे सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखेंगे एक चित्र बना है, फिर यहाँ देखेंगे डाउनलोड सोशल साइंस पेपर PDF बिलो लिंक। तो यहाँ पर ये लिंक दी हुई है, यहाँ आप क्लिक कर लेंगे तो ये पेपर डाउनलोड हो जाएगा। जो भी हिंदी के पेपर्स हम करा चुके हैं वे डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना काम आपको कर लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार कौन हैं? देखो शुक्ल युग के जयशंकर प्रसाद हैं, इसलिए ये आंसर आपका सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पूछा गया शुक्लोत्तर युग यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद के नाटककार। तो आपका यहाँ पर सही जवाब जो है वो धर्मवीर भारती हो जाएगा, क्योंकि प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी, विष्णु प्रभाकर एंड ये सब नहीं थे। धर्मवीर भारती शुक्लोत्तर युग के यानी प्रसाद के बाद के ये
धर्मवीर भारती जी नाटककार हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? यहाँ पर आपका सही जवाब अमृत राय हो जाएगा। रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और आधुनिक मीरा किस कवयित्री को कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 से, और यहीं से आपका प्रयोगवाद भी चालू हुआ था। आगे जी इसके प्रथम संपादक थे। भारतेंदु के कवि कौन है? भारतेंदु युग के कवि कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो हैं ये भारतेंदु युग के हैं। और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के हैं। पंत और निराला छायावादी युग के हैं। रीतिकाल के कवि नहीं हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के हैं। घनानंद बिहारी और बोधा ये रीतिकाल के कवि हैं। सुजान हित प्रबंध, सुजान हित तथा वियोग बेली ये किसकी रचनाएं हैं? घनानंद की हैं। किसकी हैं? सुजान हित और वियोग बेली घनानंद की हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। रस के कितने अंग माने गए हैं? रस के कितने अंग माने गए हैं? फिलहाल ये प्रश्न जो है आपके लिए अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब पूछा गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। रस स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। तो रस के यहाँ पर 4 अंग माने गए हैं। ठीक है, 4 अंग माने गए हैं। और ह्रास, हास किस रस का स्थायी भाव है? तो हास, हास्य रस का स्थायी भाव है। अनाथ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनाथ में आ उपसर्ग है। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। तद्धित प्रत्यय और कौन सा प्रत्यय होता है? कृत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ाई में आई प्रत्यय है। एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता है? ये संस्कृत का आपका क्वेश्चन आ गया है, हिंदी में नहीं आना चाहिए था। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता है? एच में एओंग होता है, ए और ओ होता है। तो यहाँ पर देखो एच प्रत्याहार यहाँ पे ये प्रश्न भी गलत है। एच प्रत्याहार में एओंग और नहीं, प्रश्न गलत नहीं है। एओंग और आई ओ चाहता है, ए ओ आई आओ होता है। तो ए ओ और आई, यहाँ पे हा नहीं है क्योंकि हा जो है ये कंठ से उच्चरित होता है। ये हैवरट के हल प्रत्याहार में आता है। तो यहाँ पर आपका हा सही हो जाएगा। स्वागतम में कौन सी संधि विच्छेद है? संधि विच्छेद कीजिए। स्वागतम में यड़ संधि है। और सुधन आगत में स्वागत हो गया। स्वागत में सुधन आगत ये स्वागत होता है। यद्यपि कौन सी संधि है? यद्यपि में यड़ संधि है। यदि धन अपि हो जाएगा। ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न बताइएगा। देखिएगा यहाँ पर कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। देखिए ये प्रश्न हमने देखा है, हर एक पेपर में दिखाई दिया। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, तो ये गद्यांश रट के जाइएगा, पक्का आएगा, पक्का। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही विनाश नहीं करता, बुद्धि का क्षय भी करता। आप सीधे सीधे प्रश्न देखते हैं। गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के मित्रता नामक निबंध से उद्धृत है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कर दो। तो भाई साहब यहाँ पर रेखांकित अंश कोई है ही नहीं, तो मैं यही रेखांकित अंश कर लेता हूँ। पूरा का पूरा मैं रेखांकित अंश मान लेता हूं, समझा देता हूं। देखो आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कुसंगति नाम का जो बुखार है ये बहुत भयंकर होता है। ये जो व्यक्ति कुसंगति में पड़ जाता है उसकी सद्वृत्ति का नाश हो जाता है, उसकी नीति का नाश हो जाता है, उसके संस्कार, उसकी सभ्यता समाप्त हो जाती है, उसकी बुद्धि का विकास रुक जाता है और उसकी बुद्धि एक प्रकार से क्षीण ही हो जाती है। अगर किसी युवा पुरुष की संगति अच्छी होगी तो वह दिन प्रतिदिन उन्नति के मार्ग पे अग्रसर होगा, और अगर किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधे चक्की के समान होगी, जो दिन प्रतिदिन उसे गरीबी के और अवनति के और दुर्गति के गड्ढे में गिराती चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसा लिख दीजिएगा। कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है? तो अगर कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर इस प्रकार प्रभाव डालता है कि वह दिन प्रतिदिन अवनति के ही गड्ढे में गिरता चला जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह भी आपका मित्रता से लिया गया है तो संदर्भ सेम रहेगा।
रेखांकित अंश कहता है कि यहां पे क्या लिखेंगे रेखांकित अंश में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग इस समाज में ऐसे होते हैं कि जिनकी संगति से जिनके क्षण भर साथ रहने से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि वे इतने नीच होते हैं कि एक थोड़े ही समय में हमसे ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो शायद हमारे कानों में नहीं पड़नी चाहिए थी, और हमारे हृदय पर ऐसे प्रभाव डाल देते हैं जिससे हमारे हृदय की, हमारे संस्कारों की पवित्रता का नाश हो जाता है। ठीक है। बुराई की प्रकृति कैसी होती है? बुराई अटल भाव धारण किए हुए होती है, और वह बुराई हमारे हृदयों में बहुत दिनों तक ठहरती है। यही बुराई की प्रकृति है। उधा मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सगन कुंज की छाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता। प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। आहा कि उद्धव, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता। चाहे वृंदावन हो, चाहे गोकुल हो, चाहे वहां के वन और उपवन हो, चाहे वहां के सघन कुंजों की छाया हो, मुझे नहीं भुलाए भूलती। प्रातः जब होती थी तो माता यशोदा और नंद बाबा हमको देखकर ही प्रसन्न हो जाते थे, बड़े सुखी हो जाते थे। मक्खन, रोटी, दही और सजाया बड़े प्रेम के साथ मुझे माता यशोदा खिलाती थी, और हमारा संपूर्ण दिन गोपी ग्वाल बालों के संग में खेलते हुए समाप्त होता था। सूरदास कहते हैं कि वह ब्रजवासी धन्य हैं जिनसे श्री कृष्ण का इतना प्रेम है। श्री कृष्ण को क्या भुलाए नहीं भूलता? वृंदावन, गोकुल, वन और उपवन तथा कुंजों की छाही श्री कृष्ण को भुलाए नहीं भूलती। वृंदावन, गोकुल, वन, उपवन, सघन कुंज की शाही का आशय क्या है? अब यार बता तो दिए क्या आशय, वही प्रश्न बार बार। पुरतेनिक सी रघुबीर बधु धरि धीर दये, मग में डग द्वे जल की भर भालिकनी, जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करी हो कि तु है तिय की, लखिया तुरता की की, अखिया चारु चली जल कुछुए। तो यहां पर वन पथ पर नाम से लिया गया है, तो संदर्भ लिख दीजिएगा। तुलसीदास द्वारा लिखा गया वन पथ पर शीर्षक से है। पद्यांश में किस ग्रंथ से लिया गया है? तो कवितावली से लिया गया है। और तियकी लथी आतुरता पियकी अखियाँ अतिचार चली जलचुए का अर्थ क्या है कि सीता जी की आतुरता देखकर श्री राम जी की आंखें बह चली, अर्थात श्री राम जी के आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, तो ये वन पथ पर से अयोध्या कांड से लिया गया है। तो हो गया ना ये वाला पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐशा नगरी भारती संस्कृते भारती। देखिए ये वाराणसी वाला हमने कई पेपर्स में पढ़ाया है, बहुत आया है, ये बहुत आया है, ये आएगा आपके यहां पर भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपके यहां पर भी आ जाएगा वाराणसी वाला। और ये देखिए इसका अर्थ बता देते हैं, एक का अर्थ बता देते हैं। चलो हम पूरे बता देते, वरना आप कहेंगे सर बताते नहीं। ऐशा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इतेव संस्कृत वांग्मय से संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसृता। यहाँ से ही संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र सब जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्र आगत्य। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया है। अगर आपको मीनिंग बाय मीनिंग तोड़ तोड़ के पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट से पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा। सतेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। वो उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ
कि उसने उन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये कर लीजिएगा। प्रबुद्धो ग्रामीणः से लिया गया है, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत, नागरिक बहुत देर तक चिंतन करता रहा, यानी कि सोचता रहा। परम पहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था न अभवत, लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अहम अस्या पहेलिकाया उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूं। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति, आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं, तरहि माने तो, ददातु माने दे दो, 10 रुपये 10 रुपये दो हमें। अतः म्लान मुखेन, अतः मलिन मुख से, नागरिकेण समयानुसार, नागरिक ने समयानुसार 10 रुपये दत्तानि, 10 रुपये दे दिए। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस बार पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है और आपके 2 श्लोक में से एक श्लोक करना होगा, 2 गद्यांश में से एक गद्यांश करना होगा और 5-5 नंबर में टोटली होगा। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रयश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति, यह वीरः वीरेण पूज्यते से लिया गया है कि जिसके उत्तर में समुद्र है और हिमाद्रय च एवं दक्षिणम, और दक्षिण में जिसके हिमालय है, वर्षम तद भारतम, जिस देश का नाम भारत है और भारती वहाँ की संतानें हैं। हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। गीता का ज्ञान जब बताता है पुरुराज्य अलक्षेंद्र को, तो कहता है वीरावीरण पूज्यते में कि अगर मार दिए जाओगे, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर मार दिए जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीत जाओगे तो जीत कर पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए उठिए हे कुंती पुत्र, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए आप निश्चय कीजिए। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या जयशंकर प्रसाद का, या राजेंद्र प्रसाद का, सूरदास या तुलसीदास। शुरुआत के अगर आप 3 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो अर्धवार्षिक पार हो जाएगा आपका। पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक आपको 2 नंबर में लिखना होगा और निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। 2 प्रश्न है। और वाराणसी कस्याः केंद्रम स्थली अस्ति, तो वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्रम स्थलम अस्ति। अलक्षेंद्र का आसीत, अलक्षेंद्र यवन राजा यवन सेनापति आसीत, यवन राजा आसीत कह सकते हैं। कस्या शोभाम विलोक पर्यटका बहु प्रशंसन्ति, वाराणस्याम शोभाम विलोक के पर्यटका बहु प्रशंसन्ति। वीरा केन पूज्यते, वीरा वीरेण पूज्यते। ये चैप्टर तो ये क्वेश्चन तो आते रहते हैं। वीरा केन पूज्यते 1000 बार आया है, हर पेपर में आया है। बाकी आपका जो भी खंडकाव्य चलता है तो उसका आप चरित्रण कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि वही आता है। और पर्यावरण जरूर पढ़ लीजिएगा। छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, जनसंख्या और पर्यावरण, ये 2 ऐसे निबंध हैं जो आप समझ लीजिए कि मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, यूपी बोर्ड में आते रहते हैं। स्वदेश प्रेम भी बहुत अच्छा चैप्टर भी है, स्वदेश प्रेम वाला। और स्वदेश प्रेम चैप्टर के साथ साथ आपका ये निबंध भी आपको बहुत अच्छा याद होना चाहिए क्योंकि आता रहता है। तो आप पेपर PDF कैसे लेना है ये तो हम बता ही चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में उसकी हमने लिंक भी दे दी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड की हर अपडेट मिलती रहे और मैथ, साइंस वगैरह के सारे पेपर्स आपको करा दिए जाएंगे। आज आपको अभी थोड़ी देर में साइंस का पेपर भी आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए तो एक बार शेयर कर दीजिएगा भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।